कमजोर होता है? कौन कहता है? शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, शहादत स्वीकार की थी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। और शहीद आजम संत शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल ओडवाल को लंदन में जाकर सबक सिखाने का काम किया था। कौन कहता है नौजवान कमजोर होता है? नौजवान जो है निर्माण नहीं कर सकता। और आपका अपना सिपाही, आपका सबसे छोटा वर्कर चंद्रशेखर आजाद आज नौजवान ही तो है जिसने बड़े बड़ों के दांत खट्टे कर रखे। आप नहीं जानते हो क्या? बताओ, पार्लियामेंट में आपके कार्यकर्ता से ज्यादा मजबूती से कोई आवाज उठाता है क्या आपकी? एक मांग उठाई थी 29 जुलाई को, आप ऑन रिकॉर्ड पढ़ लेना कि पार्लियामेंट में जाने के बाद हमने क्या प्रयास किए हैं। मैंने मांग उठाई थी कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। 300-400 रुपए की मजदूरी में गरीब अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो सरकार को न्यूनतम मजदूरी जो है अभी 10-12 दिन पहले वो बढ़ाकर 783 रुपए करनी पड़ी और अक्टूबर के 1 माह से 1 तारीख से वो लागू हुई। ये किया हमने पार्लियामेंट में जाके। और साथ साथ ये जो हमारे पुलिस के भाई हैं उत्तर प्रदेश के, इनको 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। मैंने इनके लिए भी मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की जो है ड्यूटी होनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन इनको छुट्टी होनी चाहिए और बॉर्डर स्कीम से इनको जो है बाहर करना चाहिए। इनकी वेतन विसंगता दूर होनी चाहिए इनको भी, क्योंकि ये भी जनता की सेवा के लिए है, तो इनकी परेशानियों को भी सरकारों को सुनना चाहिए। मैंने होमगार्ड के भाइयों का वेतन बढ़ाने की मांग उठाई। मैंने आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता जो है जिनको 2-4-6 हजार रुपए मिलते हैं, उनका वेतन 21,000 रुपए मिनिमम होना चाहिए। इस बात की मांग भी मैंने उठाई। और जो ग्राम में सेवक है, इनको ग्राम रोजगार सेवक कहते हैं। इनका एक पत्र भी मेरे पास आया है, जिनको ग्राम प्रहरी कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। इनकी वेतन वृद्धि हो, इनको भी न्यूनतम 20,000 रुपए वेतन मिले, इसकी मांग भी मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। पार्लियामेंट में तो मैं इस मांग को जोर शोर से उठा रहा, लेकिन दोनों हाथ उठा के बताओ मेरे काम में कमी है? कोई ऐसी एक मांग बताओ जिस पे आपके लिए लड़ता नहीं। क्या कभी आपके लिए जेल की परवाह करी? क्या लाठी की परवाह करी? और तो गोली भी खानी पड़ी, क्या गोलियों से डरा? तो जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, तो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते हो? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों को कि किसान किसी के दफ्तर में कागज लेके नहीं खड़ा होगा। अगर उसने मुझे ताकत देने का काम किया, भाई जायज को ताकत देने का काम किया, वोट की ताकत से मजबूत करने का काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम संघर्ष करेंगे। इतना संघर्ष करेंगे कि हर गांव तक, गली गली तक जाएंगे। हमने तैयारी कर ली है। ये इम्तिहान है मीरापुर के लोगों, इस इम्तिहान को अपना इम्तिहान बना लो। ये जो मेरा इम्तिहान है, जायज का इम्तिहान है, आजाद समाज पार्टी का इम्तिहान है, इसको अपना इम्तिहान बना के एक ताकत यहां से बना के दे दो। और फिर आप देखना कि पूरे प्रदेश में गली गली गांव घूम के, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पाल समाज के भाइयों को, प्रजापति समाज के भाइयों को, कश्यप समाज के भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, जाट समाज के भाइयों को, सिख समाज के भाइयों को और तमाम सैन समाज के भाइयों को, विश्वकर्मा समाज के भाइयों को, कि उनके बच्चों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, 52% आबादी होने के बाद इस आरक्षण को बढ़वा के जातिगत जनगणना करा के 52% कराने का काम भी हम ही लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, डर के साए में क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता, कोई टोपी पहनने पे मार देता। और आज तो आलम क्या हो गया है, एक माहौल बनाया जा रहा है वीडियो बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेंड बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं है। और ये
ये जो लोग भाषण देते हैं, ये चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप रिएक्शन करें, सड़कों पे आए, और जब आप सड़कों पे आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकारों में लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आप पे आंसू पहुंचने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा लापरवाह मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी इनको पसंद नहीं करते। लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पे काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जाहिद भाई प्रत्याशी हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूं कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे? सुनना चाहते हो? कड़वी बात है, इसलिए नहीं रहे फेवर में क्योंकि वहां आप विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मन मुटाव से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं आपकी ताकत को। जब जब आपने एकजुट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूं। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार जब मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मेरी एक आवाज पे पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपकी ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज गुरु घर तोड़ दिया गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह से 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों के अपमान किया गया, दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज पर खड़े होकर आके वहां की सरकारों को ऐलान करने का काम किया कि हम पहलवान बेटियों के साथ हैं। मैंने आपकी ताकत तब भी देखी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 100 साल से जो पार्टियां काम कर रही है उनको भी एहसास नहीं है। उनके यहां भी कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हाशिए पे अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आए बगैर ही 8 जिला पंचायत मुझे यहां से जिता के भेजे थे। मैं उन मुजफ्फरनगर के साथियों के भरोसे आगे जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि ये मीरापुर विधानसभा ना जाहिद लड़ रहे हैं, ना इनका परिवार लड़ रहा है। ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना, ये आपको तय करना। ये आपका क्षेत्र है। 75 साल बाद क्या मिला? पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बताओ नौकरी मिल रही है? मिल रही है? तो फिर सरकारें किस लिए? पढ़ी लिखी हमारी बेटियां परेशान हैं, हमारे बीएड के बीटीसी के बच्चे परेशान हैं, भर्तियां नहीं आ रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। 20,000 पदों पे आज तक मैंने आंदोलन किया था, 6,800 नौकरियां दिलाने का काम किया था, फिर उसमें रोक लगी, फिर हाईकोर्ट से उसमें ऑर्डर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऐसे ही वो बच्चे सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कोई भर्ती आती है पुलिस की, अभी आई थी, भर्ती में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर मैंने मांग उठाई, दोबारा लेटर लिखा, फिर उसका पेपर दोबारा हुआ। अब पता लगता है कब उनको नौकरी मिलेगी। आप ये देखो मिल क्या रहा है। यहाँ क्षेत्रीय किसान, ये हमारा गन्ना बाहुल्य बेल्ट है, गन्ना की फसल के जो है ना तो दाम किसान तय कर पाता है और ना मिले समय पे पैसा देती है। आपने जिनको एमएलए बना के भेजा है, एमपी बना के भेजा, वो पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों, अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत किया और भाई जाहिद को जो है ताकत देने का काम करी, जो मील पैसा नहीं देगी उस मील पे ताला लगा दिया जाएगा जब तक आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी बात को याद रखना। और आप जानते हैं मेरे यहाँ बिलाई मिल के लोग देरी कर रहे थे,
मैंने परसों तरसों जब मीटिंग हुई तो जिलाधिकारी से कहा कि भिलाई मिल वालों को बिठा के समझा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे तो मिल नहीं चलेगी। इस मिल पे ताला लगाने का काम यहाँ का मौजूदा सांसद करेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे मन में तो बहुत सपने हैं, और सपने ये सुनो कि कुटीर उद्योग लगने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो बहुत बचपन से देख रहा हूं, मेरी माए पशुओं पालती हैं और पशुओं का दूध बेच बेच के अपने बच्चों को पालने का काम करती है। पूरी जिंदगी उनकी इसी में बीत जाती है, या वो कोल्हू पे काम करती है, या वो भट्टों पे काम करती है, या फैक्ट्रियों में जाकर सर पे ईंटें उठाती है। आज तक भी देश में महिलाओं को सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम सरकारों ने नहीं किया। आप किसी क्षेत्र का मामला उठा के देख लो, बहन बेटियों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, कानून व्यवस्था के बैठे लोग उस तरह से बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं कुटीर उद्योग लगे ब्लॉक स्तर पर, और महिलाओं को घर पे रोजगार मिलने का काम हो, सम्मान की जिंदगी मिले और 15-20 हजार रुपए का रोजगार मिले। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो जब तक वो बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करे, और साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया लग के, उद्योग धंधे लग के हजारों नौजवानों को जिलों में नौकरी मिलने का काम हो। जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के जो है उनको पढ़ाने का काम किया, इस उम्मीद से कल मेरी लाठी बनेगा, उन माँ बाप को भी कुछ सुकून मिले। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं और हमारे नेता बैठे हैं, मैं कहूंगा कि वो गौर करें। ये आपकी जिंदगी का मामला बताना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। आज गरीबी का आलम यह है कि बेटा पिता के सामने हाथ फैला कर कहता है कि मुझे सामान चाहिए, और बाप चाहता है कि अपना दिल निकाल कर दे दे अपने बच्चे के लिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते तो आंख में आंसू लेके चला जाता है, नहीं चला जाता। बताओ, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं, ये सच है या नहीं है बताओ। तो इस देश में जो अमीरी और गरीबी की खाई खड़ी कर दी है, इस खाई को पारने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन निकम्मी सरकारों को हटा के काम करने वाले लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा। और जिस दिन काम करने वाले लोग आ गए, मैं लिख के देता हूं कि किसी गरीब का हाथ फैलेगा नहीं, वो गरीब का हाथ इतना सक्षम होगा कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके। जो पॉलिसी हमारी मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई, आपने सुना भी होगा, और मैं आपको कहता हूं, बताना किसने पॉलिसी दी है क्या, कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, या राष्ट्रपति का, या मुख्यमंत्री का, या केंद्रीय मंत्री का, या स्टेट मिनिस्टरों का, या डीएम का, एसएसपी का, सीओ का, दरोगा जी का, या गांव के सरपंच का, जिला पंचायत का, या आम मजदूर किसान का बेटा, सबकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ, क्यों होनी चाहिए? सुनो, अमीर तो पढ़ा लेंगे प्राइवेट में, गरीब कहां पढ़ाएगा? कहां पढ़ाएगा? सरकारी में। और सरकारी में मास्टर कहां है, और पढ़ाई कहां हो रही है सरकारी में, आप बताओ। और अगर सरकारी में पढ़ाई लानी है तो फिर जिलाधिकारी के बेटे को पढ़ाओ, एसएसपी के बेटे को पढ़ाओ, मंत्री के बेटे को पढ़ाओ, विधायक के बेटे को पढ़ाओ, क्योंकि कानून वो बनाते हैं, कानून को वो लागू कराते हैं। जब उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने की बारी आएगी तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी। और जो जेब कटाई होती है इस नाम पर प्राइवेट स्कूलों में, वो जेब कटाई बंद हो जाएगी। मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिले। और मिलेगा कैसे? अमीर तो प्राइवेट में चला जाएगा, गरीब कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? तो मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में सुविधा तब आएंगी, डॉक्टर तब मिलेगा, मशीनें तब होंगी, टेस्ट तब होंगे, दवाइयां तब मिलेंगी, जब जिलाधिकारी का बेटा, उप जिलाधिकारी का बेटा, बीडीओ का बेटा, सीडीओ का बेटा, जब विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा, और खुद बीमार होने पे ये सब लोग, उनके परिवार के लोग, और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या मिनिस्टर हो, या प्रमुख सचिव हो, या डीजीपी हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने नेता संवैधानिक पदों पर सरकारी मान्यता लेते हैं, गांव के सरपंच से लेके और राष्ट्रपति तक सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए।